मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक जिन जिम्मेवारियां थी, अगर आप हेल्दी नहीं है तो बैंक हेल्दी नहीं रह सकता। और आज हमारी बैंक जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, इससे ज्यादा इतर समस्याएं हमने देखी हैं पूर्व में। हमारे प्रबंधक महानिदेशक अगर यहाँ होते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ होते, तो वो उस दौर को उन्होंने देखा है रहेगा क्या हम टेबल। उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, I needed this kind of heartwarming words. And when a friend like you, he too was not aware that where I am and what I am doing. That time he was also not aware. हम उस दिन भी बैंक के साथ खड़े हो गए। हम 90-91 में भी बैंक के साथ खड़े हो गए जब बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉस मेकिंग नेशनलाइज बैंक हुआ, उस दिन भी हम खड़े हो गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो अभी की जो पीढ़ी है, जिसको हम लोग बोलते हैं यंगर जनरेशन, शायद उस पीढ़ी को मालूम नहीं कि बीच में एक वैसा जब दौर गुजरा कि कोई जनरेशन ही नहीं हुआ। देयर वाज नो रिक्रूटमेंट फॉर अराउंड 15 इयर्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। और जो गैप हो गया, उस गैप ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया। वो हैंड होल्डिंग जो है, वो पकड़ने वाला हाथ और बढ़ाने वाले हाथ के बीच में एक दूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड। तो 90-91 में जब बैंक हाईएस्ट लॉस मेकिंग नेशनलाइज बैंक हुआ, उसके 2 साल के बाद वो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग नेशनलाइज बैंक हुआ। 1997 में फरवरी में जब हमारा आईपीओ आया, मेडन आईपीओ, तो उस समय ये हर्षद मेहता कांड की वजह से शेयर मार्केट की स्थिति बहुत खराब थी। बावजूद इसके बैंकिंग इंडस्ट्री में जो संगठन थे, क्लरिकल यूनियन और ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, सबों ने यह मेहनत की, यह जानते हुए भी कि प्रिंसिपली वी आर अगेंस्ट दी डिसइन्वेस्टमेंट। जब आईपीओ आया तो जाहिर सी बात ये डिसइन्वेस्टमेंट था, बट दैट वाज नीडेड फॉर द हेल्थ ऑफ द बैंक। और हमने अपने आइडियोलॉजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया, हमने तब अपना रंग बदला और हमारा आईपीओ 2.85% टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। टीएसपीएस में आप लोगों के अंदर जितनी क्षमताएं हैं, शायद उसका बहुत लोगों को अंदाज नहीं है। आप में से कुछ लोग शायद उस चीज को भूल रहे हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानने। फेडरेशन ने सिंगल हैंडेडली यह डिसीजन लिया कि हमारा ईएसपीएस सफल हो। जिस रेट पे आपको शेयर मिला, उसके 50% रेट पे आज शेयर है। आप में से किसी ने संगठन को गाली नहीं दी। यह आपकी सदस्यता है, यह आपका इस बैंक के साथ लगाव है। और जब तक हम और आप हैं, इस बैंक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसी ने गाली नहीं दी। उस समय सभी लोग इस बैंक के साथ खड़े हो गए। हमने उस समय भी रंग बदला, क्योंकि ईएसपीएस भी एक तरह से तो डिसइन्वेस्टमेंट ही था। हम जरूरत के अनुसार बैंक के साथ खड़े हो गए। और पाठक जी ने भी लाइटर वैन में कहा, मैंने भी लाइटर वैन में कहा, हम तो रंग बदले ही नहीं, हम तो पानी। हमें तो आप लोग जैसा मिला देते हैं वैसा आपको दिखने लगते हैं। कभी अच्छे दिखते हैं, कभी बुरे दिखते हैं, कभी 90% एपीआर दे देते हैं, कभी 60% में टरका देते हैं, पता नहीं क्या होगा।
ने कभी रंग नहीं बदला। हमारा जो बॉन्डेज है यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और दोस्तों, बात पीएलआई की हो रही है। अब ऐसा बहुत लोगों को नहीं मालूम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुमो दत्ता होते तो उनके साथ ये बात होती। ये पीएलआई चला कैसे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज एडामेंट, द डीएफएस वॉज एडामेंट। वैसे आजकल जो बैंकिंग इंडस्ट्री की स्थिति हुई है, दुर्दशा हुई है, भैया इसका लाइव स्ट्रीमिंग करना और इसको यूट्यूब में जरूर डालना, उसमें सबसे बड़ा योगदान डीएफएस का। आज डीएफएस वाले हमको छोटी छोटी चीजों में हड़का देते और हम हड़क जाते हैं। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को डीएफएस वाले चला, तो उन्होंने ये डायरेक्शन दिया आईबीए को। सुनील मेहता जी उस समय आईबीए के चेयरमैन हुआ करते थे, और राजकिरण राय जी जो यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ थे, भी उन्होंने सुपरिनवेंट की 31 तारीख को नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसमें मैडम शायद यूनियन बैंक में ही थी। 2 कंडीशन गवर्नमेंट के थे कि 1, 2, 3 के बाद ऊपर हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, उनका हम बैंक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। क्यों? कि गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ट्रीटमेंट उनको दे देगी। और हमारे लोग इस भुलावे में थे कि उन्होंने एक पत्र लिखा कि स्केल 4 और 5 के लोग चूंकि एग्जीक्यूटिव हैं, आप अपना ओएसआर पढ़ लीजिए। जिस ओएसआर की चर्चा अभी हमारे नकुल भाई ने की थी हमको, उसमें पढ़ लीजिए जो कैटेगराइजेशन है, उसमें स्केल 4 और स्केल 5 के लोग सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में आते हैं। दे आर नॉट द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बैंक। तो बात यही हो गया कि सिपाही जी को दरोगा जी कह दिए तो दरोगा जी खुश हो गए, और वो फिर बोले हम स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक चिट्ठी पाठक की हड़का के भेज देते हैं, पता चलता 10% लोग एग्जीक्यूटिव हो गए, 90% तो वो सीनियर मैनेजमेंट के रह गए। जब मैं 2 जुलाई को मिला, जब मैं एआईबीएससी का चेयरमैन था, तो पीएनबी में जाकर के, और ये हमारे साथ सुमो दत्ता भी थे, दिलीप सहारी भी थे, मैंने उनको जब कहा कि सर ये है हमारा ओएसआर, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ऐसा थोड़ा कि सुनील मेहता जी को नहीं मालूम था, उनको भी मालूम था। मैं 1984 का डीआरओ, वो 1985 के डीआरओ, और हमारी कहीं न कहीं बहुत बार मुलाकात हो गई थी, तो थोड़ी दोस्ती भी थी। तो ये हुआ कि 4 और 5 का इन प्रिंसिपल दे एग्रीड कि उनका नेगोशिएशन होगा। तो बाद में फिर जब झंझट फंस गया तो हुआ कि नहीं 4 और 5 का फिर वापस लेते हैं। अल्टीमेटली जो हुआ आपको मालूम है कि स्केल 7 या स्केल 8 तक का हो गया। पीएलआई के जो पैरामीटर्स उस समय थे, एंड नीलेश वाज विथ मी, वो पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिंजेंट थे, उसमें किसी भी बैंक में पीएलआई नहीं मिलने वाला था। और हमारी स्थिति यह देखिए, हमारी स्थिति यह है कि हम कुछ भी करेंगे तो हम गाली सुनेंगे। किसी का ट्रांसफर नहीं होगा तो हमको गाली देगा, प्रमोशन नहीं होगा तो हमको गाली देगा, फिनेकल 10 में दिक्कत होगी तो हमको गाली देगा, पाड़ी जी को कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा वाकया हो गया कि 2 मई को मैं मुंबई में था, तो मैंने नीलेश को कहा कि 2 ईडी स्टेशन में हैं मैडम और कार्तिकेय जी, तो मुझे उनसे मिलना है, और मुझे राजेश राम जी से मिलना है, और पाड़ी जी से मिलना है। नीलेश ने मेरे रूम से जैसे राजेश राम जी को फोन किया, उन्होंने धीरे से कहा कि बॉस को लगता है कि मालूम नहीं है कि अब हम आईटी में नहीं है। तो नीलेश हंस रहा, बोले अब डिजिटल बैंकिंग में चले गए। वो बता रहे हैं 2-4 दिन पहले ही गए थे। मैं पाड़ी जी के पास गया, मैं सभी लोगों से मिला, मैं पाड़ी जी के पास गया। राजेश भी वहां आए, राजेश इंगले भी आए, हम लोग सभी वहां बैठे हैं। ठीक है, दिक्कतें हैं, दिक्कत उठा कौन रहा है?
दिक्कत हमारे लोग उठा रहे हैं, जो फील्ड में लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं, हर तरह की परेशानी झेल रहे हैं। एक एक दिन में 4-4 शासक जनरेट हो रहा है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है, और हमारे जितने भी बिजनेस टारगेट हैं उनको करने हैं, प्रेशर उसी तरह से है। बावजूद इसके हमने कभी मैनेजमेंट के सामने कोई शिकायत नहीं की, तो हम रंग कहां बदल रहे? दादा का बहुत बहुत स्वागत। सुमो दत्ता हमारे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सुमो दत्ता को ऊपर लेके आए। मेरे छोटे भाई AIBOC के महासचिव, दरवाजा फिर लगा दे, नहीं तो फिर भाग जाएगा। क्योंकि अगर आपको बेहतरीन होना है तो कुछ कष्ट उठाने होंगे। वो कहा जाता है ना कि या तो परिवर्तन का दर्द सही है, या जैसे हैं वैसे ही रहिए। ठीक है, सूझ है। हम जितना दूर तक पहुंच गए हैं उसके बाद हम पीछे नहीं आ सकते। दिक्कत है, हम दिक्कत उठाएंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उसको अप्रिशिएट करिए। अगर उस दिक्कत की वजह से कोई चीज नहीं हो रही है, आप ह्यूमिलिएट नहीं करिए, गाली नहीं दी। क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग हैं जो आज इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था PLI की। हम और दादा नीलेश पहुंच के राजकिरण राजनी के यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे, और उस समय प्रशांत कुमार जी थे, इनके MD स्टेट बैंक के, जो अभी यस बैंक के बॉस हैं। उन्हीं के साथ बातचीत हो रही थी। हम लोगों ने 2 चीज, एक तो कि जो मैट्रिक्स है वो चेंज करने की बात आई, तो ये 5% हो गया। जो पहले नेट प्रॉफिट था उसको हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट करा लिया, कि कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सब पब्लिक सेक्टर बैंक आ रहा है तो उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे। उसमें ज्यादा लोगों को PLI मिलने की संभावना है। और PLI ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी आर अपोज टू PLI। लेट मी टेल यू, बावजूद इसके हमको बेस सेटलमेंट अगर कराना था, ऑब्जेक्टिव पूरा करना था, तो हम PLI के लिए एग्री कर गए। पाठक जी, तब हमको रंग बदलना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज जरूर इंश्योर किया कि PLI का जो कॉस्ट है वो हमारे बेस सेटलमेंट के कॉस्ट में नहीं आएगा। दैट विल बी ओवर एंड एबव द टोटल कॉस्ट विच वी आर गोइंग टू गेट। बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुए हम लोग, क्योंकि ये अच्छा है कि बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी हम नहीं हैं, तो बहुत बार सोशल मीडिया में कोई गाली भी देता है तो पता ही नहीं चलता। कभी कभी लोग बोलता है वो आपके विषय में ऐसा लिखा है, बोले आपने पढ़ा ना, तो हाँ, तो मैं यही बोलता हूं कि वो आपके लिए लिखा है, मेरे लिए नहीं लिखा। क्योंकि टेक्निकली मैं वो बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी नहीं हूं, उसके भी फायदे हैं। पाटिल जी बोल रहे थे मेंटल हेल्थ की बात। ट्रेड यूनियन करने वाले को दिमाग की जरूरत कहां है? इसलिए ट्रेड यूनियन करने वाले को कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं देखिएगा। एक भी बता दीजिए ट्रेड यूनियन करने वाला आदमी जो मेंटल डिप्रेशन में रहता हो। क्योंकि वो जो भी करता है दूसरे के लिए करता है, जज्बा से करता है, जज्बा दिमाग से नहीं, दिल से निकलता है, और हार्ट का डिप्रेशन नहीं होता है। इसीलिए मैडम ने ठीक कहा कि दिल मांगे मोर। तो मेंटल डिप्रेशन नहीं है। मेंटल डिप्रेशन कैसा होगा? मैडम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। किसी बच्चे को 85% नंबर आ जाएगा तो पेरेंट्स का क्या उम्मीद करता है कि उसको 90% आ जाए। मैडम वो भी समय बदल गया। अभी क्या होगा कि जैसे आपके बच्चे को 90% आएगा, पता करिएगा कि पड़ोसी के बच्चे को कितना आया।
अगर उसको 91% आ गया, आप मेंटली डिप्रेस। तो आप मेंटली डिप्रेस होने का शौक पाल के रखे हुए हैं कि आप दुनिया में आपको सब चीज चाहिए, सब चीज मिल जाएगा और आप सब कुछ कर सकते हैं। यू नो योर कैपेबिलिटीज। बहुत सारी चीजें स्टोरी में जब मैडम बता रही थी तो उन्होंने कहा यू शुड एसेस योरसेल्फ, यू शुड ट्राई टू इंप्रूव, यू शुड ट्राई टू वर्क एज पर योर पोटेंशियल, but never ignore your family, your friends, your relatives. अगर कोई आदमी 10 से 5 तक बैंक का काम ईमानदारी से करे तो शायद ही कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ती होगी। जब जरूरत पड़ी थी डिमोनेटाइजेशन में तो हम लोगों ने रात दिन काम किया, उसके बाद भी कभी जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग उस समय बैंक में क्या वो मैट्रिक भी नहीं पास किए होंगे। जब DICGC का क्लेम का आया तो रात रात भर बैठ के लोग क्लेम करते थे कि बैंक का कितना करना है, भाई कर दो कि बैंक को क्लेम मिल जाए। हमने वो किया। लेकिन अगर आज आप इतने लेट आवर्स तक बैठते हैं और इतना काम करते हैं और अगर आपको PLI नहीं मिला तो दोषी कौन है? Who is at fault? अगर राष्ट्रपिता साहब ने कहा ना, कोरोना में हमने बहुत सारे साथियों को खो दिया, हमारी भी गहरी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन हमारे बहुत साथी वैसे भी जा रहे हैं हेल्थ हजार्ड्स की वजह से। हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी होनी चाहिए। जो 10 से 5 तक काम करके बैंक का काम खत्म नहीं कर रहा है, अचानक 5 बजे के बाद जब अंधेरा होता है तो उसमें कौन सा वैसा जादू हो जाता है जो अचानक बहुत काम करने वाला हो जाता है? वो अंधेरे में भी कुछ चीजें एक्टिव हो जाती हैं। हमारे लोग उस कैटेगरी में नहीं आते, हमारे लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आज आप अपने घर और परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, घरों के पड़ोसी ध्यान रखने लगेगा, सोचिए आपका क्या होगा। तो मेंटल डिप्रेशन होगा ना। हम चाहे जितना भी वर्क सब करते हैं उनसे कुछ नहीं होगा। मेंटल डिप्रेशन आपको होके रहेगा अगर पड़ोसी ध्यान देगा तो। परिवार आपका है तो ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो सूरत ऐसी बने कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। आप हमेशा इस बात को गांठ मान के चलिए। आप जिस रोजी रोटी को कमाने के लिए निकले हैं, आप ऐसे शायद बहुत कम लोग, मेरे जैसा एक आध आदमी होगा जो ये सोचा होगा कि पैदा ही लिए हैं इस बैंक के, हम जिएंगे या मरेंगे या सनम तेरे लिए। वैसा शायद बहुत लोगों का नहीं होगा। आपको रोजी रोटी कमाते हैं, यू आर गिविंग योर टाइम, एनर्जी, टैलेंट टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन इज गिविंग यू द वेज। आप ये पैसा किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए। और उसी परिवार के लिए अगर आपके पास ध्यान नहीं है, आर यू ऑनेस्ट? यू आर नॉट ऑनेस्ट। आर यू रिस्पॉन्सिबल? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। Until unless you are very, very contented, very, very satisfied, you cannot give your best to your institution. मैंने वो दौर देखा 2004 और 5 का। तब ये विलय की समस्या सिर्फ 2 बैंकों में थी। इसके पहले 1993 में एक बैंक का विलय हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। द बैकग्राउंड वाज समथिंग डिफरेंट। उस समय AIBA ने एक चिट्ठी लिखी अप्रैल महीने में 1993 में गवर्नमेंट को कि ए कंट्री लाइक इंडिया डजंट नीड सो मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स।
देयर शुड बी ओनली 7-8 बैंक्स। आज भी 12 बज गए, AIBA की अभी भी मांग अधूरी है। वो भले आज जाकर के विलय का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने मांगा और गवर्नमेंट ने मौका तारा और सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर PNB के साथ हो गया। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग और वी आर नॉट गोइंग अलोंग वेल। आज जो मर्ज बैंक है, जो हमारे दादा बोले हैं, जो स्पीक समथिंग ऑन दैट। इट इज माई गुड फॉर्च्यून दैट सोमोदा हैज कम हियर। तो इसके बाद अगर आप लोगों को जो सुनना पड़ेगा तो सोमोदा की वजह से, मेरे वजह से। एंड वी आर ए गुड होस्ट। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बिना हिले डुले सुनेंगे, वो आपको बताएंगे अनुभव, क्योंकि हमको तो विलय होने का कोई अनुभव ही नहीं है। उनके 8 हाथ उनके साथ विलय हुए डिफरेंट पीरियड में, तो वो बता सकते हैं कि हाँ कि विलय का दर्द क्या होता है। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का अभी तक विलय हुआ ही नहीं है, इसलिए वो दर्द हमने नहीं देखा, सिर्फ सुनते। उन्होंने उस दर्द को महसूस किया। तो 2004-5 में ये चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर होगा। मैडम आपने नहीं सुना होगा उस समय क्या माहौल बना था कि नहीं मैडम, नहीं, वही हुआ। अरे आप हमसे मिलिए या हम आपसे मिले। तो जब ये विलय की बात चली, हम लोगों के कंधे झुक गए। मुझे याद है कि चेन्नई में AIBOC की मीटिंग थी और सरकार में ऐसे चल रहे थे जैसे वो ट्रेड यूनियन के हमारे बॉस हो गए, ऐश्वर्यन जी ऐसे दब के चल रहे थे। हम लोग तो समय वैसे टहलुआ थे। अगर उस समय यह स्थिति थी, मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि आप ये करिए, वो करिए, ALM देखिए, आप थर्ड पार्टी करिए, नॉन इंटरेस्ट इनकम देखिए, वो और भी देखिए, अपना मार्जिन देखिए। मैं कुछ भी आपको नहीं बोलूंगा, इसलिए कि यह बैंक आज जो भी है आप लोगों की बदौलत है। और उस चीज को देखने के लिए हमारे पास टॉप मैनेजमेंट बैठी है। दे आर आउटरीच प्रोग्राम से वो दे आर गिविंग द राइट मैसेज। दासगुप्ता साहब ने कहा कि दे हैड बीन टू पटना। इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग। हमने कभी भी वहां